आप देख रहे हैं खबरदार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं और फिर खबरों का तेजी से विश्लेषण भी करेंगे, वो भी बिना किसी ब्रेक के। आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर राम मंदिर के निर्माण और भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख पर चर्चा की गई। 2.5 घंटे की बैठक के बाद ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीखें भेज दी गई हैं। शिलान्यास की तारीख पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा। तभी इस बात की पुष्टि होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे या नहीं। ट्रस्ट की बैठक में मंदिर की संरचना पर भी चर्चा हुई है। अब मंदिर के नक्शे में बदलाव किया जाएगा। राम मंदिर में 3 की जगह 5 गुंबद होंगे और मंदिर की ऊंचाई भी प्रस्तावित नक्शे से ज्यादा होगी। अच्छी खबर यह भी कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर चीन की तरफ बंदूक दिखाकर निशाना लगाया था। एलएसी के बाद आज एलओसी की बारी थी। राजनाथ सिंह ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन कुपवाड़ा में एलओसी पर शमशीर पोस्ट पर जाकर परिस्थितियों का जायजा लिया। हमारे वीर जवानों का हौसला बढ़ाया, सेना के हथियारों की शक्ति का आकलन किया और सैनिकों के साथ जो बोले सो निहाल और भारत माता की जय के नारे लगाए। राजनाथ सिंह के 2 दिन के दौरे का सार बहुत सारी तस्वीरों में छुपा हुआ है। उन्होंने अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन करके देश और जवानों के लिए प्रार्थना की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आज हम अपनी धमाकेदार रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि रक्षा मंत्री के इस दौरे से जवानों का जोश कितना हाई है। इसके अलावा आज खबरदार में हम आपको बिहार भी लेकर चलेंगे और वहां से मेरी सहयोगी श्वेता सिंह की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बिहार इस समय कोरोना और बाढ़ दोनों की मार झेल रहा है। बिहार में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1600 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई है। हर रोज बिहार में 1000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं और वहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 24,967 हो गई है। बिहार के अस्पतालों का क्या हाल है, लोग किस तरह व्यवस्था से कर रहे हैं संघर्ष, ये देखकर आपके मन को ठेस पहुंचेगी। कोरोना के साथ बिहार की बाढ़ भी लोगों को परेशान कर रही है। कोरोना और बाढ़ संकट के बीच आज तक की टीम ने रिपोर्टिंग का जोखिम उठाया है। ये ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको जरूर देखनी चाहिए और आपके लिए हमने इसे तैयार किया है। और अब आपके काम की खबर यह है कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। पहले दौर के ट्रायल में 375 लोगों को शामिल किया गया है। देश के 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोवैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। इनमें दिल्ली और पटना का एम्स और रोहतक का पीजीआईएमएस शामिल है। ट्रायल में शामिल कुछ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और कुछ लोगों को सामान्य इलाज दिया जाएगा। इसकी तुलना के आधार पर यह पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी कारगर है। इस वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में करीब 90 दिन लगेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज इस वैक्सीन को लेकर ट्वीट किया है। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का हम करेंगे विश्लेषण। वो करोड़ों लोग जिन्हें प्रभु राम में आस्था है, उन सबको इस बात का इंतजार है कि श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में कब बनेगा। अब उन करोड़ों लोगों के सपने के सच होने का समय आ गया है। तय हुआ है कि राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। संतों ने पीएमओ को 2 तारीखें भेज दी हैं और अब पीएमओ शिलान्यास की तारीख पर मुहर लगाएगा और बताएगा कि राम मंदिर बनने की शुरुआत कब से होगी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाई। 9 नवंबर 1989 ये वो तारीख थी जिसने भारत में हलचल मचा दी थी। विश्व हिंदू परिषद ने इसी रोज अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर का शिलान्यास कर दिया था। इस शिलान्यास के बाद तारीख बदलती रही, महीने गुजरते रहे, साल जाते रहे और समय के शिलापट पर बहसों और विवादों के हस्ताक्षर होते रहे।
जिन जवान आंखों ने राम मंदिर निर्माण के सपने देखे थे वो पनीली हो गए। राम मंदिर में लगने वाली ईंट बनाने वाले लोग मंदिर बनने के सपनों के साथ स्वर्ग से धारते रहे, लेकिन आस्था का ऐसा आकाश रचा हुआ था कि मंदिर के लिए लोग ईंटें भी भिजवाते रहे। सबको मालूम था कि आज नहीं तो कल प्रभु राम तिरपाल से निकलेंगे और अपने सिंहासन पर विराजेंगे। आज उसी भरोसे की पहली नींव पड़ी है। भगवान राम के भव्य मंदिर की परिकल्पना साकार होने वाली है। राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। अयोध्या में बनने वाला है प्रभु राम का भव्य मंदिर। तो संतों की आवाज है, हिंदू जनमानस की आवाज है। बहुत दिनों के बाद ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा और उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में आएंगे। उनके आने का योजना और रचना भी बनेगी, यह साधु संत उम्मीद करता है। जगह तो सुप्रीम कोर्ट और करोड़ों लोगों की आस्था से पहले ही तय कर दी गई थी, लेकिन समय को लेकर संशय बरकरार था। अब जाकर वो शुभ घड़ी आई है जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में इसी को लेकर अहम फैसले हुए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर जो बैठक की, उसमें तय हुआ कि शिलान्यास की तारीख पर अंतिम फैसला पीएमओ की ओर से होगा। संतों ने पीएम को शुभ मुहूर्त वाली 2 तारीखें बता दी। पहली तारीख है 3 अगस्त और दूसरी तारीख है 5 अगस्त। अब पीएमओ को तय करना है कि इसमें से किस तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास किया जाए। इसके साथ ही मंदिर के प्रस्तावित नक्शे में बदलाव किया जाएगा। मंदिर में अब 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। मंदिर की ऊंचाई भी प्रस्तावित मॉडल से ज्यादा होगी। कई दिनों से हम लोगों की मांग रही है कि मंदिर की जो है भव्यता है और उसको ठीक किया जाए, क्योंकि इतने वर्षों के बाद ये अवसर प्राप्त हो रहा है। पूरे विश्व का जनमानस आएगा देखने के लिए, हिंदू जनमानस आएंगे देखने के लिए, तो कुछ ऐसा बने भव्य और दिव्य जिससे लगे कि मेरे आराध्य, मेरे भगवान इतने दिन से टेंट में रहते थे, अब भव्यता प्रदान किया गया है। माना जा रहा है कि 5 अगस्त को मंदिर के शिलान्यास की तारीख तय कर ली गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के गठन के बाद से ही साधु संत लगातार पीएम मोदी से शिलान्यास करने की अपील करते रहे। पीएम मोदी को यह शुभ कार्य सावन के महीने में करने को लेकर संतों की तरफ से चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है, लेकिन पीएम इस बारे में क्या सोच रहे हैं ये उन्होंने अभी तक जाहिर नहीं किया है। मोदी जी का को जो पत्र भेजा गया था, अभी क्या लेटर आया क्या है इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं मोदी जी यहाँ पर आए, मंदिर का निर्माण कराएं। कोरोना के कारण से कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम माने अयोध्या में लाखों लोगों को इकट्ठा करने वाला, ये उचित नहीं है। ये तो कार्यक्रम ऐसा होगा कि कुछ थोड़े से लोग अयोध्या में आए और देश भर में इसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन ये सब जगह होगा। ये भी सच है कि विवाद और कानूनी प्रक्रिया के दौर में तिरपाल के नीचे विराजे रामलला के दर्शन के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा। अगर पीएम मोदी शिलान्यास के मौके पर अयोध्या पहुंचते हैं तो ये रामलला के दरवाजे तक पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री पहुंचे या ना पहुंचे, मगर उनके रोम रोम में बसते हैं राम। वो हर्ष में रंगे हुए हैं। अयोध्या से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो सदियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। राम मंदिर से भारत के करोड़ों लोगों की जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आज शिलान्यास की खबर आई है तो आपके मन में ये सवाल भी होगा कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का स्वरूप क्या होने वाला है। हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है ताकि आप भी जान सकें कि कैसा होगा भगवान राम का भव्य राम मंदिर।
हम आपको वीएचपी का बनाया राम मंदिर का वो प्रारूप दिखा रहे हैं यहां पर, जिसको लेकर लगातार काम हुआ है और बताया जा रहा है कि इसी के आधार पर राम मंदिर का निर्माण होगा। हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये राम जन्मभूमि, और आप ये भी समझिए कि यहां भी बहुत सारा निर्माण होगा, लेकिन राम मंदिर जो उसके बीचों बीच होगा, इतनी खाली जमीन वहां पर नहीं होगी, लेकिन अभी सिर्फ राम मंदिर पर आप ध्यान दीजिए तो उसकी लंबाई होगी 270 फीट। ये पूरा मंदिर जब आप इसकी परिक्रमा करेंगे चारों तरफ से, तब सोचिए कैसा भव्य रूप वहां पर रहेगा। ये मंदिर 2 मंजिला होने वाला है। ये पहली मंजिल और दूसरी मंजिल को हमने अलग अलग करके आपको इसीलिए दिखाया है ताकि आप समझें कि कौन सा तल कैसा दिखने वाला है, कहां पर कितने खंबे यहां रहने वाले हैं। ये जो आकार है इसका, जो समूचा मंदिर आप देख रहे हैं, वो करीब 2.25 लाख यानी 2.75 लाख घन मीटर का ये पूरा दायरा होगा राम मंदिर का। वाकई जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं उसमें एक अद्भुत रूप हम मान सकते हैं इसका। मंदिर के 5 हिस्से कुल, जिसमें कौली, गर्भगृह और परिक्रमा, रंग मंडप, नृत्य मंडप और सबसे सामने का जो हिस्सा है वो सिंह द्वार का हिस्सा होगा। और अब हम इस वर्चुअल परिक्रमा के जरिए मंदिर के प्रवेश द्वार सिंह द्वार के पास पहुंच गए। यहां पर इस मंदिर को देखकर आप समझिए कि कैसा भव्य ये होगा। आसपास का नजारा भी होगा वहां पर, बिल्कुल जो एक तरह से समझ लीजिए कि प्रदर्शनी सी लगाई जाएगी। चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां होंगी, जो किस तरह से उन्हें तराशा जा रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन चौड़ाई इस मंदिर की अब देखिए, चौड़ाई जो है इसकी वो 140 फीट की चौड़ाई होने वाली है। बड़ी संख्या में भक्तों की आने की यहां पर उम्मीद है। अब उनके लिए अलग अलग द्वार भी होंगे, लेकिन इसके निर्माण के लिए स्टील का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि आप हमारे प्राचीन मंदिरों को समझिए तो वहां पर किस तरीके से उन्हें बनाया जाता था, जहां पर किसी भी तरह से सीमेंट की भी आवश्यकता नहीं होती थी। ऊपरी मंजिल पर जैसा हमने आपको बताया भी कि राम दरबार और नीचे भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये इस मंदिर का ऐसा जो प्रारूप है उसमें पिलर्स जो हैं, जो खंबे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 212 खंबे, नीचे 106 और ऊपर के तल पर 106 खंबे रहेंगे और बीम 330 हैं। गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम्। देखिए राम मंदिर के भीतर आ गए हैं हम आपको ले आए हैं रामलला के दर्शन के लिए। वीएचपी का वो प्रारूप जिस मॉडल को लेकर कामकाज चल रहा है और हम आपको यहां पर उसका ये वर्चुअल प्रारूप दिखा रहे हैं। यहां देखिए गर्भगृह में रामलला विराजमान और उनके साथ उनके तीनों भाई बाल रूप में मौजूद हैं। आपको गर्भगृह की बाकी तस्वीरें दिखाएं उससे पहले जरा ध्यान से देख लीजिए। आप बाहर के पिलर्स देखेंगे और भीतर के खंबे देखिए, उसमें रंग आपको फर्क दिखेगा क्योंकि जो बाहर के पत्थर हैं वो राजस्थान से आए हुए गुलाबी पत्थर हैं और भीतर जो पत्थर लगे हुए और चौखट में जिस पत्थर का इस्तेमाल है वो है संगमरमर, उनसे तराशा गया है इन्हें। प्रस्तावित राम मंदिर के दूसरे तल पर हम पहुंच गए हैं इस समय और सीधे तौर पर समझिए तो इस तल का निर्माण अभी तैयारी के रूप में भी नहीं शुरू हुआ है, ये सबसे आखिर में इसका निर्माण होना है। लेकिन हम यहां पर पहुंचे हैं आपको यह बताने के लिए कि जो नीचे का तल जहां पर हमने आपको गर्भगृह के दर्शन कराए थे वहां का तो काम अधिकतर पूरा हो गया है। वो निर्माण जब शुरू हो जाएगा तब दूसरे तल का काम साथ साथ में शुरू होगा, यानी जो पत्थर यानी जो मूर्तियां वो सारी बनाई जाएंगी ना, जो दूसरे तल पर रहेंगी जहां पर राम दरबार दिखाया जाएगा। तो भगवान श्री राम का मंदिर आखिर कैसा होगा उसकी रूपरेखा तो आपने समझ ली है। अब 3 तारीख या फिर 5 तारीख अगस्त का ये महीना तारीख तय किया जाना बाकी है। पीएमओ की ओर से देश को इस बात का इंतजार। आगे बढ़ते हुए खबरदार में अब आज की अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। सावन के पावन महीने में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचे। उन्होंने पूरे विधि विधान से बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री ने बाबा बर्फानी से सैनिक और सरहद की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। पूजा पाठ के बाद रक्षा मंत्री एलओसी पहुंचे। यहां उन्होंने सैन्य तैयारियों का जायजा लिया और भारत माता की जय के साथ ही जो बोले सो निहाल का उद्घोष करके सैनिकों के अंदर जोश और जज्बा भरा।
रक्षा मंत्री ने विधिवत पूजा पाठ किया, पवित्र धागा बांधा, मंत्रोच्चार के साथ पूजा की और बाबा बर्फानी की आरती की। रक्षा मंत्री के साथ यहां सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ MM नरवणे भी मौजूद थे। कल लद्दाख में सरहद पर जवानों के शौर्य को सलाम करने के बाद रक्षा मंत्री ने आज के दिन की शुरुआत बाबा बर्फानी के दर पर पहुंचकर की थी। पूजा पाठ के बाद रक्षा मंत्री कुपवाड़ा में LOC के बेहद करीब फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कुपवाड़ा में शमशीर पोस्ट की हैं। इस चौकी पर पहुंचकर रक्षा मंत्री ने जवानों के नाम संदेश लिखा और हमेशा की तरह जवानों में जोश भरने लगे। उन्होंने जवानों से हालचाल पूछा, तैयारियों का जायजा लिया। गर्व से भरे रक्षा मंत्री ने यहां जोश से भरपूर भारत माता की जय के नारे लगाए। रक्षा मंत्री को अपने बीच पाकर सरहद की सुरक्षा में तैनात जवानों का जोश हाई हो गया। जो बोले सोनिहाल के उद्घोष से गूंज उठी घाटी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रक्षा मंत्री जब सरहद पर होते हैं तो उनकी भाव भंगिमाएं जज्बे से भरपूर होती हैं। रक्षा मंत्री ने कल लद्दाख में हथियारों को जांचा परखा था। आज LOC पर भी हथियारों को खुद उन्होंने देखा। हथियारों पर उनके नाम लिखे थे। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। इन्हीं हथियारों के बल पर हमारे जांबाज दुश्मनों के सीने में खौफ भर देते हैं। इन्हीं के जरिए वो पड़ोसी मुल्कों की सिलसिलेवार जातियों को समाप्त करते हैं। इन्हीं के जरिए वो पाकिस्तान की हर आतंकी हरकत पर पक्की निगाह रखते हैं। कुपवाड़ा में अक्सर आतंकवादियों की हरकतें देखने को मिलती हैं। सरहद पर पाकिस्तान की ओर से सीजफायर वायलेशन करके आतंकवादियों की घुसपैठ इसी कुपवाड़ा के अलग अलग सेक्टर्स में होती है। लिहाजा यहाँ सेना को मॉडर्न मशीनरी से लैस किया गया है। शुक्रवार को लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना के उपकरण और हथियारों को देखकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के दौरे पर गए। रक्षा मंत्री ने सीमा पर तैनात जवानों के साथ साथ सेना के कमांडरों के साथ भी विचार विमर्श किया और हालात का जायजा लिया। राजनाथ सिंह ने सरहद के अपने इस दौरे पर जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात और सुरक्षा की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के साथ घाटी के हालात सामान्य बनाए रखने पर बातचीत की। घुसपैठ और आतंकवादियों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों का हौसला बढ़ाया। अधिकारियों को भरोसा दिलाया गया कि सरकार उनके साथ है। ऐसे वक्त में जब घाटी में लगातार आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, चीन की शह पर पाकिस्तान सरहद के उस पार से सीजफायर वायलेशन कर रहा है और खुद चीन लद्दाख की सीमा पर टकराव की स्थिति में है। ऐसे वक्त में रक्षा मंत्री का दोनों सरहदों का दौरा बहुत कुछ कहता है। रक्षा मंत्री जी के इस दौरे से चीन और पाकिस्तान को ये बताया गया है कि हम जिस तरह से लद्दाख में हमारी तैयारी है, उसी तरह से हमारी तैयारी पाकिस्तान के साथ वाले हमारे बॉर्डर पर भी हम तैयार हैं। और अगर चाइना और पाकिस्तान अगर दो तरफा वाला युद्ध भी करने की कोशिश करें तो भारतीय सेना दो तरफे युद्ध के लिए भी बिल्कुल तैयार है। संदेश साफ है कि भारत अपनी सरहदों पर पूरी तरह मुस्तैद है। दुश्मन देश की एक भी नाफरमानी उसके लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है, क्योंकि ये नया भारत है जो पहले वार नहीं करता मगर वार करने वालों को छोड़ता भी नहीं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। सरहद पर भारत की मुस्तैदी पहले से ज्यादा है। हमारे सैनिक पहले से ज्यादा चौकन्ने हैं और ये इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकी गतिविधियां की जा रही हैं। पाकिस्तान ने सरहद के उस पार आतंकवादियों के लिए लॉन्च पैड बना लिए हैं। इस लॉन्चिंग पैड पर 300 से ज्यादा आतंकी हैं जिन्हें पाकिस्तान भारत में घुसपैठ कराना चाह रहा है।
पाकिस्तान के साजिश के बीच घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश। उस पार से पाकिस्तान आतंकियों की खेप भेजता है और इस पार हमारे सैनिक उसके आतंकियों को जहन्नुम के सफर पर भेज देते हैं। यही तो चलता आ रहा है। इसी चलते आने की कड़ी की ये तस्वीरें शोपियां से आई हैं। जिस वक्त शोपियां में सुरक्षा बल लोगों को घरों से बाहर न निकलने की अपील कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इसी शोपियां में चल रहा था ऑपरेशन ऑल आउट। खबर मिली थी कि शोपियां के ही अमशीपोरा इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं। तुरंत ही सीआरपीएफ, सेना और पुलिस का साझा ऑपरेशन शुरू हुआ। इलाके की घेराबंदी हुई तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। शोपियान के इस इलाके में सेना, सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच में लगातार फायरिंग हो रही थी और जिसमें अब तक 3 जो मिलिटेंट्स हैं वो मार दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे में आतंकियों से ये तीसरी मुठभेड़ थी। 24 घंटे के भीतर 7 आतंकियों का काम तमाम हुआ। शोपियां में आज 3 आतंकी मारे गए। कुलगाम में कल 3 आतंकी मारे गए थे और कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा एक आतंकी मारा गया था। आज इसी कुपवाड़ा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। बहरहाल घाटी में आतंकियों का सफाया लगातार जारी है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। पाकिस्तान खूबसूरत कश्मीर में बारूद की गंध घोलने की कोशिश कर रहा है। वो कश्मीर के सीने पर छींटना चाहता है कश्मीरियों का ही लहू। तभी तो उसकी वहशियाना हरकतें लगातार जारी हैं। पुंछ में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। पहले तो छोटा फायरिंग होता रहा बहुत ज्यादा, बाद में फर्स्ट गोला पड़ा तो वो बेचारे मकान की छत में दब पर थे, उधर ही सैन में थे और खाना वगैरह खा रहे थे। तो ऑन स्पॉट 3 आदमी वहाँ मौके पर, उनको ये इतना मौका भी नहीं मिला कि उनको कहीं अंदर जाने की या कहीं भी ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। कोई रात मतलब 9:20 का टाइम था। जो पहला बम था वो आन के उनके मतलब चूल्हे के पास ही गिरा, तो उस मतलब पहले ही फायर में उनका डेथ हो गया। उसके बाद भी हमारा मकान के साइड में मतलब बहुत बम गिरे। पाकिस्तान सीधी लड़ाई पर बार बार मात खाता है, बावजूद इसके वो साजिशों का खेल खेलता रहता है। खबर है कि पाकिस्तान ने एलओसी पर 35 लॉन्च पैड बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन लॉन्च पैड्स पर 300 से ज्यादा आतंकी हैं। पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराना चाह रहा है। 60 दिनों के भीतर घुसपैठ का टारगेट रखा गया है। पाक आईएसआई और आर्मी के अधिकारी घुसपैठ की साजिश में शामिल हैं। सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि पाकिस्तान लगातार आतंकी घुसपैठ कराना चाहता है और अगस्त से पहले बड़ी संख्या में आतंकियों को सीमा पार से कश्मीर घाटी में भेजने का प्लान तैयार किया है। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए 35 लॉन्च पैड और करीब 300 आतंकवादियों को लॉन्च पैड पर इकट्ठा किया गया है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान 5 अगस्त से पहले भारत में एक बड़ा आतंकी हमला करना चाहता है। इसीलिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने लीपा, अथमुकाम, दुदनियाल और बदरासी जैसे अलग अलग एरिया से अपने आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में लगी है। आज तक को जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक आईएसआई आतंकियों के साथ मिलकर घुसपैठ का रूट और मैप बना रहा है। 5-6 आतंकी कैंपों का जिम्मा पाकिस्तानी मेजर को दिया गया है। मेजर की मदद के लिए आईएसआई के 2 एजेंट तैनात हैं। कैंप में मौजूद आतंकियों को हथियार और नशे की दवाइयां दी गई हैं। आतंकियों की घुसपैठ कराने का जिम्मा पाकिस्तान की 2 पीओके ब्रिगेड और 4 पीओके ब्रिगेड को दिया गया है। जनरल बाजवा और एसएसजी कमांडर लगातार इन जगहों पर जा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है। सूत्रों से आज तक को जो पता चला है उसके मुताबिक मच्छल सेक्टर के ठीक सामने आतंकियों के 5 ग्रुप लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं। केजी सेक्टर के ठीक सामने 5 लॉन्चिंग पैड पर जैश के 15 आतंकी कैंप हैं। नौशेरा के सामने सादी वर्दी में आतंकी और एसएसजी कमांडो गोलीबारी कर रहे हैं। बीजी सेक्टर के सामने 10 से ज्यादा आतंकी
लंजोट टेरर लॉन्च पैड पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि इस समय पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के जूरा, खोई और छेजुआ खतरनाक लॉन्च पैड से यहाँ से 33 से ज्यादा आतंकी कश्मीर घाटी में पीओके से आकर तबाही मचाने की कोशिश में लगे हैं। खुफिया एजेंसीज के द्वारा पता चला है कि एलओसी के ऊपर पाकिस्तान ने 30 से 35 लॉन्च पैड बनाए हैं, जहां पे उन्होंने 300 आतंकवादियों को हिंदुस्तान के अंदर अगले 60 दिनों में ढकेलने की पूरी कार्रवाई की है। ये पूरा प्लानिंग आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ने मिल करके चीन के इशारे पे बनाया है। तो पाकिस्तान अपनी जन्मजात आतंकी हरकत में मशगूल है, मगर उसे नहीं मालूम कि उसकी सारी साजिशों की चिंदियां उड़ाने के लिए हमारे जांबाज डटे हुए हैं। पुंछ से मंजीत सिंह, श्रीनगर से सुजाउल हक और अशरफ वानी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। बड़ी अजीब सी बात है, पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन बनाने में लगी है और पाकिस्तान आतंकी बनाने में। लेकिन पाकिस्तान के हर हरकत का पर्दाफाश होता है और वो मुंह की खाता है। आपको हमने पाकिस्तानी साजिश के कुछ हिस्से दिखाए, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए। नौगाम सेक्टर के सामने आईएसआई ने 6 लॉन्च पैड बना रखे हैं। ये 6 लॉन्च पैड कौन कौन से हैं आपको दिखाते हैं। नौकार, मंदाकुली, काठा बैक, गबडोरी, खापी, पॉकेट कॉम्प्लेक्स। यहां आतंकवादियों की मौजूदगी होने से ही लगातार इस इलाके में सीज फायर वायलेशन बढ़ा है। नौगाम की तरह ही उड़ी सेक्टर के सामने भी आतंकवादियों ने लॉन्च पैड बना रखा है। लॉन्च पैड कहां कहां है, अब इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। कथाई, पटियान, पांदू, बोकरा गली, खोजाबंदी। सूत्रों से यह भी जानकारी है कि आतंकवादियों को पाकिस्तानी घेरे के अंदर रखा गया है ताकि किसी भी तरह से 10 से 15 दिन के अंदर उनकी घुसपैठ करवाई जा सके। पाकिस्तान इसीलिए अपनी फॉरवर्ड लोकेशन पर अंडरग्राउंड बंकर बना रहा है। बंकर बनाने का काम 10 बलूच रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर को सौंपा गया है। बॉर्डर पर आतंकवादियों और दुश्मन देशों का खतरा है तो घर में कोरोना वायरस का खतरा है। और कोरोना के इस हमले ने संक्रमण काल में बिहार की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों को उजागर कर दिया। बिहार में 24 घंटों में कोरोना के 1667 संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं राज्य में कोरोना के मामले बढ़कर 24,967 तक पहुंच गए हैं। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। इस आरोप का आधार यह है कि बिहार में कोरोना के टेस्ट कम हो रहे हैं। ऐसे में आज तक ने बिहार के अस्पतालों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। सबसे पहले सबसे बड़े कोविड अस्पताल एनएमसीएच का हाल देखिए। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने बिहार से यह रिपोर्ट आपके लिए भेजी है। भगवान भरोसे वाली कहावत की सच्चाई ढूंढनी है तो सीधे बिहार का रुख कीजिए। यहाँ सरकार से कतई कोई भी उम्मीद रखना मना है। कोरोना विस्फोट की दहलीज पर खड़े बिहार में टेस्ट करवाना अब भी मुश्किल है। ऑक्सीजन मिलना जंग जीतने के बराबर है। एम्बुलेंस के लिए मरीज तरसते हैं। डॉक्टर से मिलना लगभग असंभव। अस्पतालों में नर्स राउंड नहीं लगाती। मरीजों को बेड मिलना मुश्किल है। मरीजों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। एम्बुलेंस बोलती है कि हम नहीं आएंगे, मेरे पास ये ऑक्सीजन ये टेम्पो से लेकर आई हैं और ये अपनी गाड़ी से लेकर आए। पेशेंट पॉजिटिव है और आज उसको निकाल दिया गया। डेथ हो गया है उनका डेथ हो गया। ये लोग इलाज कुछ नहीं किया, खाली बस ला के पार के। लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है। हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। दरअसल दिक्कत यही है कि अभी तक आंकड़ों को कम बताया गया। अब टेस्टिंग की बात होती है तो क्यों किसी परिवार को 3-3 दिन तक दौड़ना पड़े। अब एक डेड बॉडी की आप कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं उनको कोरोना टेस्ट के लिए कुछ नहीं। ये बाहर बैठे हैं, ये संक्रमण का खतरा भी है, इन्हें भी खतरा है। पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल
एनएमसीएच पर कोरोना से संक्रमित मरीजों की बड़ी जिम्मेदारी है। ये वही अस्पताल है जहां बरसात के मौसम में वार्ड झील में तब्दील हो गया था। तब मछलियां वार्ड में तैरती हुई कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। जब बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो बड़ी तैयारी भी होती है। एक बार को लगा था कि कोरोना की लड़ाई बड़ी है तो इस अस्पताल की तैयारी भी बड़ी होगी, बदहाली को दुरुस्त किया गया होगा, लेकिन यह अस्पताल लोगों की जिंदगी बचाने की जगह खुद ही बीमार नजर आता है। न कोई पूछने वाला, न कोई देखने वाला। नेताओं के इंटरव्यू और बयान आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन यहाँ इस मरीज की बात सुनिए। पावापुरी मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ पर हम जाके 2 घंटा गाड़ी इसी पर बैठे हुए हैं। सब डॉक्टर से, नर्स से रिक्वेस्ट करते रह गए। हमारा ड्राइवर किसी को कोई ताकने के लिए नहीं आया और अंत में फिर कोई बात करने भी नहीं आया। अंत में फिर हम बोले, अपने परिवार को फोन किया, तब जाके फिर सब आदमी आया तो हम यहाँ कि चलो एनएमसीएच में कुछ होगा। यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं, कोई हमको देखने वाला नहीं है। कोरोना मरीज की बदहाली की चौंकाने वाली तस्वीर हमारे सामने थी। खुद प्राइवेट गाड़ी से अस्पताल पहुंचना, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम भी खुद ही करना। पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर अपना खुद से ऐसे उठा के ले जाना पड़ता है, इसका खर्चा भी खुद इन्होंने दिया है। और ये जो एडमिट हो गए हैं कोरोना पेशेंट एनएमसीएच अस्पताल में, वो ऐसे खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। सुबह से अपना अगर नहीं होता तो हम सुबह मर जाते, अगर ही नहीं रहा। हम अपना इलाज किए, सांस नहीं ले पा रहे हैं। निकलिए, वो कहाँ गया मिस? कोई देखने वाला नहीं हमको। तो आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। कागज तैयार नहीं है, लेकिन किसी कर्मचारी की अंतरात्मा जागी जिसने कहा कि चलिए कागज बाद में तैयार होंगे, पहले हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आंकड़े बिहार में कम नजर आते हैं, शिकायत ये होती है कि टेस्ट ही नहीं हमारा हो रहा है, चक्कर लगा रहे हैं। पर्सनल गाड़ी से पेशेंट लाए जा रहे हैं, अपने हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए। ये सरकार का सवाल उठता है, ये प्रशासन का सवाल उठता है। सवाल किससे उठता है? क्यों नहीं एक देश की अंतरात्मा इस समय जाग रही है? अगर सर्वोच्च कोविड अस्पताल, समूचे बिहार राज्य के सर्वोच्च कोविड अस्पताल में इस तरह के इंतजाम है कि हर आदमी अपने चेहरे पर एक सवाल लेकर खड़ा है। एनएमसीएच में हमारी सिर्फ आधे घंटे की पड़ताल में 15 साल पुरानी सुशासन वाली सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई। एक के बाद एक चौंकाने वाले सच से हमारा सामना हुआ। नहीं, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है मेरा, फोन के द्वारा बताया गया हमको, पर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कुछ रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा, ताकि कहीं भी हॉस्पिटल में हमको आइसोलेट किया जाए। तो पॉजिटिव आने के बाद एक पेशेंट को खुद से आना पड़ रहा है, जबकि हर राज्य में जो सिस्टम है वो ये है कि उसके यहाँ स्वास्थ्य कर्मचारी जाएंगे और उस पेशेंट की मदद करेंगे, या तो उसके घर पे रखने में या फिर अस्पताल में भर्ती होने पे। ये सारी जो चीजें हैं ये स्पष्ट करती हैं कि इतने दिनों में सिर्फ इतने हजार का आंकड़ा बिहार में क्यों आ रहा है। अगर ये सब कोरोना पॉजिटिव हैं और कह रहे हैं, किस डर से स्वास्थ्य कर्मी सामने नहीं आते हैं जिनका ये काम है? बिहार में कोरोना विस्फोट का खतरा बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल टेस्ट को लेकर है, क्योंकि आरोप है कि टेस्ट को लेकर सरकार उदासीन है, आम लोग टेस्ट के लिए भटक रहे हैं। बिहार जो है एक तरह से नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं, बल्कि यही हालात रहे जिस प्रकार से चल रहा है वो ग्लोबल हॉटस्पॉट हो जाएगा बिहार। कोविड अस्पताल, एनएमसीएच की बदहाली और मरीजों का बुरा हाल इस दावे को मजबूत कर रहा है। अस्पताल की चौखट पर सीएम नीतीश कुमार का विकास गुम हो गया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के दावे हवा हो गए। अब भी नहीं संभले तो ये बात हाथ से निकल जाएगी और दूर तलक जाएगी। श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। देखा आपने, बिहार में कोरोना ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले कछुए की चाल से बढ़ने वाले मामले अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में बड़े अस्पतालों की तरह ही पटना के पास दूसरे जिलों के सरकारी अस्पतालों की हालत भी अलग नहीं है। अस्पताल अपनी क्षमता से ज्यादा भार उठा रहे हैं। डॉक्टरों के पास पीपीई किट की कमी है, जांच हो रही है लेकिन कम जांच हो रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सरकारी अस्पताल में कुछ भी मंगल नहीं है। बिहार का नंबर 1 सरकारी अस्पताल पीएमसीएच का हाल डराने वाला है।
खबर फैली कि पीएमसीएच अधीक्षक कार्यालय में एक महिला की मौत हो गई है। महिला अस्पताल के कोरोना वार्ड की बदहाली की शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। राजधानी पटना के सरकारी अस्पतालों का हाल देखकर बस अंदाजा लगाइए कि बिहार के दूसरे जिलों की हालत कैसी होगी। पटना से करीब 21 किलोमीटर दूर हाजीपुर के जिला अस्पताल में हमारी संवाददाता श्वेता सिंह ने पड़ताल की। हाजीपुर जिला अस्पताल के सरकारी डॉक्टरों का दावा है कि कोरोना जांच की रफ्तार तेज की जा रही है। हर रोज 200 लोगों के टेस्ट का टारगेट है। बिहार जैसे राज्यों में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, उनका जो छोटे छोटे जिले हैं या फिर गांव कस्बे के इलाके हैं, वहां पर किस तरह से हो। अब देखिए, यहां पर बहुत बड़ी चुनौती है कि टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जाए। हम हाजीपुर के सदर अस्पताल में इस समय मौजूद हैं और टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने की एक कोशिश यहां पर दिखती है, क्योंकि 24 घंटे ये लैब यहां पर चलते रहता है और आसपास के जितने लोग हैं जिन्हें कहा जाता है कि आपको टेस्टिंग करनी है, वो सब यहां पर आते हैं और कोविड-19 लेबोरेटरी जांच घर जो यहाँ पर है वो इन सारे सैंपल्स को कलेक्ट करके RT-PCR जो है वो मुख्य टेस्टिंग सेंटर पर जाएगा। बाकी जो एंटीजन टेस्ट्स होते हैं उनके नतीजे यहाँ पर आते हैं। आज से पहले मैंने 350 का टारगेट था, जो कि 350 करते थे। मैंने 150 RT-PCR, 200 में ट्रूनेट और रैपिड किट। रोज 210 मिनिमम करते हैं। 2 टीम रहती है और 2 मोबाइल वैन से करते हैं। पर अस्पताल की बदहाली यहाँ भी नजर आ गई। कोरोना की जांच में जुटे लोगों के पास पीपीई किट तक नहीं थी। जिन्हें कोरोना का करमवीर बोला गया, उनकी हालत कैसी है, ये उनकी ही जुबानी सुनिए। 12 घंटा 14 घंटा हम लोग देर रात तक काम करते हैं प्रतिदिन और कहते हैं कि डबल वेतन भी मिलेगा। झूठी आश्वासन कर रहा है कि अभी तक वेतन भी नहीं हुआ है। स्टाफ की कमी, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, पीपीई किट की कमी, ये सरकारी अस्पतालों की असल तस्वीर है। कमोबेश सभी सरकारी अस्पतालों का यही हाल है। अब बिहार सरकार ने अब तक कोई नहीं बताया कितने वेंटिलेटर्स लिए, क्या लिए। अस्पताल में भी जो है प्रबंध ठीक से नहीं है। लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग वीडियो बना रहे हैं। उनके जो पेशेंट हैं, उनके परिवार के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर सब चेंज कर रहे हैं। कि खुद तो भ्रष्टाचार के राजकुमार हैं और पिता तो भ्रष्टाचार के महामंडलेश्वर हैं। ये तो दीक्षा देते हैं, अपराध और दीक्षा। और इसलिए कम से कम हम अनुरोध करेंगे कि तथ्यों की जांच करके राजनीतिक प्रतिक्रिया दीजिए, नहीं तो लोग समझेंगे ही कि डीपीएस का डिग्री नहीं, ये चरवाहा विद्यालय का डिग्री लेकर के बोलते हैं। जिस तरह कोरोना की रफ्तार बेकाबू है, उसी तरह सियासत के खिलाड़ियों की जुबान भी बेकाबू हो गई है। लेकिन इस वक्त चुनौती कोरोना की रफ्तार को रोकने की है। सरकार का फोकस राजनीति पर नहीं, इस लाइलाज वायरस से बचाव पर होना चाहिए। हाजीपुर से श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। यहां बिहार के कोरोना संकट पर खबर की पूरी पिक्चर को जरा समझिए। सबसे बड़ी चुनौती टेस्ट की संख्या को हर रोज तेजी से बढ़ाने की है। हर रोज 10,000 से ज्यादा टेस्ट करने ही होंगे। कोरोना को बिहार के गांवों में फैलने से रोकना होगा, क्योंकि बाढ़ के बीच कोरोना से लड़ाई बेहद मुश्किल हो जाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने के लिए अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करना होगा। बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों को पीपीई किट और दूसरे सुरक्षित साधन मुहैया कराने होंगे। कोरोना पर लैंसेट की ताजा रिपोर्ट भी बिहार में बढ़ते खतरे की तरफ इशारा कर रही है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम राज्यों में मध्य प्रदेश, बिहार और तेलंगाना कोरोना के सबसे आसान शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 100 सबसे ज्यादा खतरे वाले जिलों में से 33 जिले यूपी में हैं, 24 जिले बिहार में हैं और 20 जिले मध्य प्रदेश में हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह कोरोना से जूझते अस्पतालों से निकली तो पूर्वी चंपारण के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची। बिहार कोरोना से तो लड़ ही रहा है, लेकिन अब उसके सामने बाढ़ की भी बड़ी चुनौती है। नेपाल में लगातार बारिश से बिहार की नदियां लबालब हैं। गंडक नदी के किनारे बसे लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं।
आज तक की टीम पूर्वी चंपारण के उन गांवों तक पहुंची जहां रिपोर्टिंग करना आसान नहीं। कोरोना काल में डूबते बिहार का दर्द दिखाने वाली अब ये रिपोर्ट देखिए। गांव देहात, खेत खलिहान, रास्ते पगडंडी, जहां तक नजर जाए सिर्फ गंडक का उफान और पानी ही पानी। ये पूर्वी चंपारण की तस्वीर है। गंडक नदी का कहर बरपा है। आज तक की टीम जब पूर्वी चंपारण के इन गांवों में नाव से पहुंची तो बाढ़ की विभीषिका से सामना हुआ। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी, लेकिन विडंबना देखिए, पीने का पानी नहीं है। 3000 की आबादी में अब सिर्फ एक हैंडपंप काम कर रहा है। बहुत दिक्कत, चूल चौकी बर बिछवना के कोनो साधन नहीं के। कितने महीने से नल जल व्यवस्था वैसे ही ठप है, सिर्फ नाम के लिए नल जल है, लेकिन शुद्ध पानी हम लोग को पीने को नहीं मिलता है। बिजली तो भूल ही जाइए, सांप बिच्छू का खतरा अलग से है। ठहरा पानी बीमारी का घर है। जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीना तो ऐसे ही करता है हम लोग का। कोई सरकार के यहाँ से कोई कुछ हम लोग को मिलती नहीं है। कितना दिक्कत होता है, कितना पूरा पानी भर से बहुत दिक्कत होला मैडम, कुछ का साधन हमने के लगे ना रहेला। गंडक में आई बाढ़ को समझने के लिए इस मैप को देखिए। 7 जुलाई को गंडक का फैलाव सामान्य था, लेकिन 16 जुलाई तक गंडक में इतना पानी आ गया कि बाढ़ के हालात बन गए। इस फैलाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक है। सोचिए, इस बाढ़ के बीच कोरोना का भी खतरा है। कोई बीमार भी हो जाए तो उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर रिंग बांध बन जाए, पुल और सड़कें मिल जाएं, पीने का साफ पानी हो तो दिक्कतें काफी कम हो सकती हैं। इस नदी में जो परेशानी होता है, हमारा पूरा जनता इसको झेलता है। एक ठो अगर रिंग बांध हो जाता है इस पुछरिया गांव में, तो इस गांव का उधार भी हो जाता है। छोटी सी उम्मीद है, छोटी सी ख्वाहिश है कि जिंदगी कम से कम सामान्य तो चल पाए। ये मांगना कुछ ज्यादा तो नहीं है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में हालात अगर हर साल यही रहेंगे तो फिर सरकारें आखिर हैं ही क्यों? बाढ़ में डूबे बिहार को बचाने के लिए नेपाल से आने वाले पानी को भी रोकना होगा। हर साल कोशिशों के बावजूद बाढ़ कड़वी सच्चाई की तरह सामने आती है। बिहार में आपको गांव के गांव ऐसे ही अगर जलमग्न नजर आते हैं तो जो नदियां हैं, जो खासकर जो नेपाल से होते हुए बिहार की तरफ आती हैं, ये गंडक नदी हो गई, बागमती हो गई, कमला हुई, तो ये सारी नदियां नेपाल में जैसे ही बरसात ज्यादा होती है, जैसे ही वहां पर पानी का स्तर बढ़ता है, नेपाल की तरफ से छोड़ दिया जाता है। सालों साल कोशिशें होती रहती हैं कि नेपाल के साथ किसी तरह की संधि रहे, लेकिन अब तो वो और चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। इसीलिए देखना होगा कि अगर परमानेंट तौर पर, स्थायी तौर पर इस समस्या का निपटारा चाहिए तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि नेपाल से आने वाला वो पानी किसी तरीके से रुके और इन इलाकों में उस तरह के कम से कम छोटे बांध की भी व्यवस्था हो कि गांवों का ऐसा हाल देखने को न मिले। सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि लोगों को जिस तरह की परेशानी हो रही है उसको दूर करने के वो तुरंत इंतजाम भी करे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी जल्दी से आपको देते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है राजस्थान मामले पर। गृह मंत्रालय ने राजस्थान में फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बताते हैं, राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर जारी फोन टैपिंग पर आज भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री से कई सवाल भी पूछे थे। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब बाकायदा राजस्थान से रिपोर्ट मांगी है।